हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ठीक है, आज का सेशन हमारा जो है एनएलएम पार्ट 3 है। ठीक है, लास्ट सेशन में अपन ने क्या पढ़ा था वो भी एक बार जरा सा देख लेते हैं। लास्ट सेशन में बेसिकली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। इस पे अभी और भी क्वेश्चन हमें एनएलएम पर करने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज जो हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज का जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आज हमें जो पढ़ना है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो सूडो फोर्स के बारे में पढ़ना है कि ये सूडो फोर्स जो है ये क्या होता है, कब लगता है, क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ इस पर हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहने वाला है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं कि सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, कब हम सूडो फोर्स को लगाएंगे। नंबर एक बात, सूडो जो फोर्स है क्या ये रियल फोर्स है, क्या ये कोई इमेजिनरी फोर्स है, ये फोर्स है तो ये कैसा फोर्स है। ठीक है, इन सब बातों इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को तुरंत हम स्टार्ट करते हैं, सीधा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं हम, सीधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेन कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या। सबसे पहली बात आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है ना, बेसिकली तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, a set of axes. With the help of this set of axes we can define position and momentum of an object. ठीक है, एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को डिफाइन कर पाए। ठीक है, किसकी सहायता, इस सेट ऑफ एक्सिस की सहायता से। उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। एक सेट ऑफ एक्सिस लेते हैं, यानी एक थ्री एक्सिस का सेट लेते हैं और तीनों के तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, उनकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम किसी भी टी टाइम पर हम डिफाइन कर पाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, किस में वो घूम रहा है, किस सरफेस पे वो चल रहा है, इस प्रकार के सिस्टम पर वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यूज करना चाहिए। बेसिकली आप सभी को पता है। ठीक है, हमारे पास तीन होते हैं, एक तो कार्टेशियन होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अभी अभी बताया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। कार्टेशियन एक हमारे पास होता है स्फेरिकल, एक हमारे पास कैसा होता है स्फेरिकल, और हमारे पास एक कैसा होता है सिलेंड्रिकल। तो ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन। ये तीन हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई। ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन। ये हमारे पास क्या आ गया, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेसिकली। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी टी टाइम पर। ठीक है, ए सेट ऑफ थ्री एक्सिस which are perpendicular to each other. With the help of these axes we can define position and momentum of an object at any time t। किसी भी टी टाइम पर अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को डिफाइन करते हैं और इन तीन एक्सिस के द्वारा, ये जो थ्री एक्सिस का जो सेट है जो परपेंडिकुलर है इनके द्वारा। ठीक है, जो ये सिस्टम बना इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत बढ़िया, ये तो हमें पता ही था। अब आगे बताओ, अगला जो है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिंपल देखो भाई, सिंपल तरीके से एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा ही सिंपल सरल शब्दों में आपके सामने बोलने वाला हूं, दो लाइनों में आपको समझ में आ जाएगा और एग्जांपल के द्वारा भी समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां पर आप बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जो जगह है जहां पर आप बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, नहीं आया सर, एग्जाम्पल दो जब ही समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लो, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, मेरे बगल में मेरी वाइफ है, मेरे से नाराज है, नाराज होके अपने भाई कह रही मैं जा रही हूँ अपने घर। ठीक है, अब मन में तो लड्डू फूटा है ना, भाई जा रही है, थोड़ी दिन शांति रहेगी, मन अकेले आएंगे बाद में, पर अभी तो जाए। कोई नहीं भाई, वाइफ जा रही है, मैं खड़ा हूँ। तो मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूँ, तो मेरे को मेरी वाइफ किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पे दिखाई दे रही है। अब देखने वाला कौन, मैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन हूं, मैं। ठीक है, किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरी वाइफ। ऑब्जेक्ट हो गई मेरी वाइफ जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। कौन हुआ ऑब्जर्वर, मैं। ठीक है, तो मेरे को मेरी वाइफ की पोजीशन अगर डिफाइन कर रही हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो अगर मेरे को मेरी वाइफ की पोजीशन डिफाइन कर रही हो तो हम कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सेट ऑफ एक्सिस लेना पड़ेगा, है ना भाई, एक सेट ऑफ एक्सिस लेना पड़ेगा तभी तो पोजीशन डिफाइन। जहां मैं खड़ा हूं वहीं पर मैंने 3 एक्सिस ले ली और तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक एक्सिस ये ले ली, दैट इज द एक्स, ये हमारे पास वाई, और ये क्या है, जेड। ठीक है, मान लेते हैं वाई इधर खड़ी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जहां खड़ा हूं वहीं मैंने 3 एक्सिस माने, वहीं मैंने क्या माने, 3 एक्सिस। और जो 3 एक्सिस है, वो 3 एक्सिस का जो ओरिजिन है, ये हमारे पास ओरिजिन बनेगा ना कोई एक्सिस का ओरिजिन बनेगा। तो मैंने 3 एक्सिस माने, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और मेरी वाइफ जो है वो यहां खड़ी हुई है, मेरी जो वाइफ है वो यहां खड़ी हुई है, और मैं कहां हूं, ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व करने वाला है, जो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर, वो कहां है, ओरिजिन पर है। मेरी वाइफ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस फिगर के साथ, ठीक है, मेरी वाइफ इधर खड़ी है, ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, ये कौन सी वाई एक्सिस, और ये कौन सी जेड एक्सिस, और यहां पर मेरी वाइफ है। तो क्या मैं उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं, बिल्कुल, ओरिजिन। मैंने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या मेरी वाइफ की पोजीशन बता सकता हूं, बिल्कुल, ओरिजिन से यहां पर खड़ी है तो इसके एक्स वाई जेड कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, तो मैंने वो बता दिए समझाने के लिए कि भाई ये पोजीशन आ गई, तो हम इसका मोमेंटम भी बता सकते हैं, तो पोजीशन डिफाइन। अब जो ऑब्जर्वर है, देखो मैं देखने वाला मैं हूं ना, तो हमेशा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही समझाने वाला हूं। आप जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जहां खड़े हैं वहीं पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, वहीं पर, और ओरिजिन पर आप बैठ जाओ। आप कहां बैठ गए, ओरिजिन पर। मैं कहां बैठ गया, ओरिजिन पर। मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूं तो एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैं ओरिजिन, मैं छोटी सी चिड़िया बन के, तितली बन के मैं ओरिजिन पर बैठ गया, मेरी वाइफ को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जो बना, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे को मेरी वाइफ किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पर। जब मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, जब मेरी वाइफ को देख रहा हूं तो किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पर। ट्रेन आई, आके रुकी, वाइफ ट्रेन के अंदर बैठी, ट्रेन चलने लगी। अब मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूं तो मेरी वाइफ मेरे को क्या दिखाई देगी, चलती हुई दिखाई देगी, वी वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई। मैं कहां से देख रहा हूं, प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूं तो मेरे को फिर से एक सेट ऑफ एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड। मैं, मेरी वाइफ है, वाइफ चलती हुई दिखाई दे रही, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो मैं क्या हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं। अब भाई साहब वाइफ जाने लगी तो भाई प्यार उमड़ने लगा कि नहीं नहीं, उसको नाराज होकर कैसे जाने दे सकते हैं भाई, उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे ही संभव नहीं है ना, क्योंकि जन्मों जन्मों का साथ होता है। तो हम भी चल दिए, ट्रेन में जाके बैठ गए, जहां पर पत्नी जी बैठी थी उसके सामने वाली सीट पर बैठा। अब मैं जब ट्रेन में बैठकर मेरी वाइफ को देख रहा हूं तो मेरे को किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पर। और जब मैं प्लेटफॉर्म से देख रहा था तो किस पे दिखाई दे रही थी, मोशन में। तो ये फ्रेम है कि हम कौन से फ्रेम से देख रहे हैं। जब मैं प्लेटफॉर्म से देख रहा तो वाइफ रेस्ट पर दिखाई दी, जब मैं ट्रेन के अंदर बैठकर देखने लगा तो मेरी वाइफ मेरे को रेस्ट पर दिखाई दी। तो दैट इज द फ्रेम, हम कहां से चीजों को देख रहे हैं, और जहां से आप चीजों को देखेंगे वहीं पर एक सेट ऑफ एक्सिस बना लो, वहीं पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, और वहीं से चीजों को ऑब्जर्व करो। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग फ्रेम पे देखने पर चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। अभी एग्जांपल दिया कि जब प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं मेरी वाइफ को ट्रेन के अंदर बैठे हुए चलते हुए देख रहा था, तो जब ट्रेन चलने लगी मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो मेरी वाइफ मेरे को किस पे दिखाई दी, एक वी वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई दी। लेकिन जब मैं ट्रेन के अंदर बैठकर मेरी वाइफ को देखने लगा तो मेरी वाइफ मेरे को किस पे दिखाई दी, रेस्ट पर दिखाई दी। तो हम चीजों को कहां से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जहां से हम चीजों को देखेंगे, ठीक है, जहां पर आप खड़े हो वहीं पर एक सेट ऑफ एक्सिस बनाओ, ठीक है, उसी पॉइंट को आप क्या बना लो, एक सेट ऑफ एक्सिस बना लो, और वो तीनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों के तीनों एक्सिस, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो ताकि आप पोजीशन और मोमेंटम बता पाओ। और जहां पर आप बैठकर चीजों को देख रहे हैं वही आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब मैं रेलगाड़ी में बैठ के या फिर ट्रेन के अंदर बैठकर मैं चीजों को देखने लगा, यानी मेरी वाइफ को देखने लगा, तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, जहां से आप बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक एग्जांपल हमारे सामने ये आया, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, है ना, वही बस से रिलेटेड है, इस बार ट्रेन की जगह बस ले लेते हैं भाई। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, वाइफ नाराज है, बस में चल दी, ठीक है। या फिर हमारे शादी से पहले की बात कर लेते हैं भाई, बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं भी खड़ी है, तो बस स्टैंड में चल के बैठ गई वो, ठीक है, बस में जाके बैठ गई तो मेरे को बस चलती हुई दिखाई दी। तो भाई ये हमारे पास, मैं किस पे हूँ, रेस्ट फ्रेम में हूँ।
मैं जहां पर आप खड़े हो वहीं पर आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप जब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, यानी मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूं तो चलती हुई दिखाई। अब मैं फिर से बस के अंदर चढ़ गया तो मेरी वाइफ मेरे को किस पे दिखाई देगी? रेस्ट पर। तो आप चीजों को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप चीजों को कहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जब मैं बस स्टॉप पे खड़ा होकर धर्मपत्नी जी को या वाइफ को देखता हूं तो वो चलती हुई दिखाई देती है। बस के अंदर जब मैं वाइफ को देखता हूं तो मेरे को वही रेस्ट पर दिखाई देती है। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप चीजों को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां पर आप बैठे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर मैं ही हूं, आप ही हो, या आप ही एक तरीके से ऑब्जर्वर हो, ठीक है ना। आप जैसे रोड पर खड़े हैं और आपके सामने से गाड़ी निकली, चोर की गाड़ी निकली, फिर पुलिस की गाड़ी निकली, और आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि भाई चोर की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। तो आपको पोजीशन और मोमेंटम चाहिए। तो जहां आप खड़े हैं वहीं पर क्या बना लो? कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड ले लो, 3 एक्सिस ले लो, तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप क्या चोर और पुलिस की गाड़ी की पोजीशन बता सकते हो? बिल्कुल। क्या आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो क्या आप बता सकते हो क्या पुलिस की गाड़ी जो है चोर की गाड़ी को कैच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। दूसरा, आप मान लो इंस्पेक्टर हो, थानेदार हो, आप रोड पे खड़े हो, चोर की गाड़ी निकली, यहां से पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे आई, आप तो इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, तो भाई आपको देखते ही रोक लिया, ठीक है। तो बोला साहब बैठो, अब चोर की गाड़ी आगे, आप पीछे पीछे, तो अभी भी आप बता सकते हो। लेकिन अब आप जब देख रहे हो तो आपको जब आप अपनी गाड़ी में बैठकर चोर की गाड़ी को देखोगे तो उसकी रफ्तार अलग दिखाई देगी। जब आप रोड पर खड़े थे, जब उस चोर की गाड़ी को देख रहे थे, तब उसकी रफ्तार अलग दिखाई दे रही थी। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप चीजों को कहां से मेजर कर रहे हो? जहां से आप चीजों को मेजर करो वहीं पर एक सेट ऑफ एक्सिस बना दो, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, जहां से आप मेजर कर रहे हो। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जहां पर आप बैठकर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा है। देखो एक और एग्जांपल है ना, आप कॉलेज के स्टूडेंट, ये वैसे जनरल एग्जांपल लेते हैं ना, वैसे फिट करने की कोशिश करें। आप भाई आप कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए निकले, आप तैयार हुए, तैयार होके भाई अपने नोटबुक ली, बैग लिया, बैग में डाला, मम्मी को बोले मम्मी पढ़ने जा रहा हूँ। मम्मी कह रही भाई पढ़ने जा रहा है बच्चा, घर से बाहर निकला। घर से जैसे ही बाहर निकला, मोहल्ले में एक ऐसी आंटी होती है जिससे सारी खबर होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका काम ही यही है, और कोई काम नहीं है उसको जीवन में, यही काम है कि सबकी खबर रखना, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा है, वो बता देगी किस घर में कौन कितने बजे बढ़ा, कितने बजे निकला, किस घर में क्या चोरी हुई, किस घर में क्या लड़ाई, सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो सीआईडी है पूरी, ठीक है। तो जब आप घर से निकले तो आप आपकी मम्मी की नजरों में आप कैसे हो? अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। उस आंटी की नजरों में आप कैसे हो? बेकार, भाई साहब रद्दी, महारद्दी, कुछ काम नहीं करना, पढ़ना लिखना है नहीं, आवारागर्दी करना सारे दिन, आवारा टाइप के लड़के हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है कि आप चीजों को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां अलग अलग चीज कहां से आप चीजों को देख रहे हैं। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर आप बैठे हो वहीं पर एक सेट ऑफ एक्सिस बना लो और वहीं से आप चीजों को ऑब्जर्व करो, तो वही आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है भाई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक हमारे पास कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? इनर्शियल होता है। दूसरा हमारे पास कैसा होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ सारे वैलिड, सारे के सारे न्यूटन्स लॉ वैलिड हो, उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? इनर्शियल लिख रहा हूं, बताओ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड ना हो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पहचान कैसे करें कि गुरुदेव ये इनर्शियल है कि ये नॉन इनर्शियल है? हम कैसे पहचान करें कि जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आप बता रहे हैं कि ये इनर्शियल होगा कि ये नॉन इनर्शियल होगा? उसकी पहचान देखो भाई, उसकी पहचान देखो, बड़ा ही सिंपल सा है। अगर कोई फ्रेम रेस्ट पर है
तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। या फिर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो रेस्ट पर है या फिर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। कोई भी फ्रेम के अंदर किसी प्रकार की क्या है, एक्सेलरेशन है, किसी भी प्रकार की एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो सकती है फ्रेम की, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, या फिर हमारे पास जो फ्रेम चल रहा है हमारे पास किसी वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा हो। यानी अगर किसी फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ये बात ठीक है। मैंने क्या बताया, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, ठीक है, और नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड। लेकिन एक कमाल की बात है, न्यूटन थर्ड लॉ एक ऐसा लॉ है जो दोनों में वैलिड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो दोनों में वैलिड है, वो यहां भी वैलिड है और वो यहां भी वैलिड है। न्यूटन थर्ड लॉ ऐसा लॉ है जो दोनों में वैलिड है। न्यूटन थर्ड लॉ की खास बात है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल सब में वो वैलिड रहता है, ठीक है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ सारे के सारे न्यूटन्स लॉ वैलिड हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, लेकिन केवल थर्ड को छोड़ के, न्यूटन थर्ड लॉ को छोड़कर बाकी कोई भी न्यूटन्स लॉ इसमें वैलिड नहीं होता, ठीक है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पहचान कैसे करेंगे, हम पहचान कर सकते हैं किससे, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास रेस्ट पर है तो वो इनर्शियल होगा, अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी वो इनर्शियल होगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ना कोई एक्सेलरेशन, विच एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब एग्जांपल से समझाओ, जरा एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले भाई मेरे सामने पंखा, आप अपने कमरे में बैठे हैं, जहां बैठे आप अपने पंखे को ऑब्जर्व करें। आपके सामने क्या पंखा, मेरे सामने। अब मेरे को पंखे की पोजीशन चाहिए और मोमेंटम चाहिए। तो पंखे की पोजीशन और मोमेंटम मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिएगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, पहले आपको 3 एक्सिस लेने पड़ेंगे, तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैं जहां खड़ा था वहीं पर मैंने 3 एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इसके ओरिजिन पर मैं बैठा हूं क्योंकि मैं हूं ऑब्जर्वर और मैं देख किसको रहा हूं, पंखे को। अब जो ये सेट ऑफ एक्सिस है, क्या ये रेस्ट पर है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सेट है, ये जो सिस्टम है क्या ये रेस्ट पर है, बिल्कुल रेस्ट पर है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। मैं किसको देख रहा हूं, पंखे को। तो भाई मैं पंखे को देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर मैं हुआ, तो जहां मैं खड़ा हूं उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। पोजीशन के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड। ये मेरी एक्स एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस है ना, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और मैं किसको देख रहा हूं, पंखे को देख रहा हूं। और ओरिजिन पर मैं बैठा हूं। ऑब्जर्वर कौन हूं, मैं। कहां बैठा हूं, ओरिजिन पर। तो मैं पंखे को देख रहा हूं। ये फ्रेम जो है हमारे पास किस पर है, मूविंग है कि रेस्ट पर है, किस पर है, ये रेस्ट पर है। तो ये फ्रेम कैसा कहलाया, इनर्शियल फ्रेम कहलाया। अगर फ्रेम रेस्ट पर है तो इनर्शियल आया। अब ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और अभी भी मैं पंखे को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये फ्रेम कैसा कहलाएगा, अभी भी इनर्शियल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इस फ्रेम के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन, मेरी वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो ये फ्रेम कैसा कहलाया, नॉन इनर्शियल। जैसे ही नॉन इनर्शियल हुआ तो इसमें न्यूटन्स लॉ नहीं लगते हैं, न्यूटन्स लॉ नहीं लगते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ नहीं लगते हैं, ठीक है। अच्छा सर आप एग्जाम्पल देके थोड़ा सा समझाएं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कि कैसे नहीं लग रहा है न्यूटन्स लॉ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये इनर्शियल फ्रेम बना कि नहीं बना, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लो, ये हमारे पास एक बस है, ये हमारे पास क्या है, एक बस है। हमने ये बस ले ली भाई, ये रही, ये हमारे पास बस है, ठीक है। और ये है ग्राउंड, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, ठीक है। बस पर मान लो फोर्स लगाया, कितना लगाया, 1000 न्यूटन का, ठीक है। बस के अंदर जो मास है, मास कितना है, मास मान लेते हैं हमारे पास मास है 500 किलोग्राम। बस का मास कितना है, 500 kg, ठीक है। मैं कहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं ग्राउंड से। मैं कहां खड़ा हूं, ग्राउंड पे खड़ा हूं ना, ठीक है। ग्राउंड में खड़ा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, बस को देख रहा हूं। तो मेरे को बस जो है वो कितने एक्सेलरेशन से चलती हुई दिखाई देगी। तो भाई मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, और ग्राउंड पे खड़ा हूं तो जहां मैं खड़ा हूं वहीं क्या मान लूंगा, एक सेट ऑफ एक्सिस। तो मैंने यही सेट ऑफ एक्सिस मान ली, क्या ये मूव कर रहा है, नहीं।
तो ये किस पे है, रेस्ट पर है। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मैं किस पे हूं, रेस्ट पर हूं। रेस्ट पर हूं तो मैं कैसा फ्रेम हूं, इनर्शियल फ्रेम हूं। कैसा फ्रेम हूं मैं, इनर्शियल। तो ग्राउंड पर हूं तो मैं कैसा फ्रेम बन गया, इनर्शियल। यानी कोई भी सेट ऑफ एक्सिस के अंदर आप जहां खड़े हो वहीं पर एक सेट ऑफ एक्सिस मानो और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, तो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो ग्राउंड पे तो हूं, तो मैं रेस्ट पर हूं। रेस्ट पर हूं तो ये फ्रेम कैसा बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। कैसा बन गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, यानी F इक्वल टू ma। यही है न्यूटन्स लॉ। सेकंड लॉ बताओ भाई, फोर्स कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन का। ठीक है, मास कितना है 500। एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया, यानी कि मेरे को ये बस कितने एक्सेलरेशन से चलती हुई दिखाई दे रही है, इतने एक्सेलरेशन से चलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूटन्स लॉ वैलिड होना ही था, आ गया रिजल्ट। अब लो भाई फिर से सेम बस हमारे पास, बस तो वही है। ये लो, ये हमारे पास बस है। बस का मास कितना है 500 किलोग्राम। बस पे फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन का। सेम सेम, ठीक है। लेकिन मैंने अब मेरी बाइक निकाली, मैं किस पे आ गया, मेरी बाइक पर। ये मेरे पास क्या है, बाइक, और मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, और मैं बाइक चला रहा हूं, और मेरी बाइक कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। तो ये बस भी कितने से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। तो जब मैं इस बस को देखूंगा, क्या ये बस मेरे को रेस्ट पर दिखाई देगी, बिल्कुल देगी भाई। मैं इस बस को देखूंगा तो ये बस मेरे को किस पे दिखाई देनी चाहिए, रेस्ट पर। यानी मेरे लिए क्या बस चलेगी, नहीं चलेगी। यानी अब फोर्स वो लगाओ, न्यूटन सेकंड लो क्या कहता है, F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 1000 न्यूटन का भाई, मास कितना है 500, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मेरे को दिखना कितना चाहिए, 0। अरे भाई मैं मेरी बाइक से देख रहा हूं तो मेरे को ये बस कितने पे, किस पे दिखाई देगी, रेस्ट पर दिखाई देगी। लेकिन जब न्यूटन सेकंड लॉ लगाया तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही, इतनी। यानी न्यूटन सेकंड लॉ तो वैलिड ही नहीं हुआ। क्या ये जब मैं बाइक पे चल रहा था तो ये फ्रेम जो है, क्या ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। जब भी किसी फ्रेम के अंदर क्या हो, एक्सेलरेशन हो, तो वो कैसा कहलाएगा, नॉन इनर्शियल। तो क्या ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है, बिल्कुल। अरे भाई मैं जहां खड़ा हूं वहीं पर एक सेट ऑफ एक्सिस मानो और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या न्यूटन्स लॉ लगते हैं, क्या नहीं लगते। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समस्या ये आ गई कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो रिजल्ट मेरे को सही मिलता है, लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं रिजल्ट कैलकुलेट करता हूं तो सही नहीं मिलता। अब यहां पे समस्या खड़ी हो गई कि भाई अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो रिजल्ट को पाएं, और हमें न्यूटन सेकंड लॉ तो लगाना पड़ेगा। हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, हमें एग्जैक्ट मोमेंटम चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो हम कैसे निकालेंगे भाई हम कैसे निकालेंगे। फिर गए भाई न्यूटन बाबा के पास, बोले जी समस्या ये आ गई, इनर्शियल में तो आपका वैलिड है, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं तुम्हें, जब भी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप चीजों को मेजर करो तो आपको हमेशा सूडो फोर्स लगाना है। क्या लगाना है, सूडो फोर्स। क्या लगाना है, सूडो फोर्स लगाना है। क्या लगाना है भाई, सूडो फोर्स आपको लगाना है। जब भी आप नॉन इनर्शियल में हो तो आपको सूडो फोर्स लगाना है। नॉन इनर्शियल, जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो आपको सूडो फोर्स लगाना है। अब सवाल ये आता है कि जो ये सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर रोटेटिंग फ्रेम हुआ तब वहां पर एक दो इमेजिनरी फोर्स लगाते, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक हम कोरोलिसिस फोर्स। जब हम रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम भी कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वहां पर भी न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहां पर दो फोर्स लिखते हैं, एक तो कोरोलिसिक और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा हो कि भाई हमारे पास सिस्टम कोई ऐसा हो, ये रोटेटिंग फ्रेम नहीं है, ये जो फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है, रोटेटिंग नहीं है, तो किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, ये रोटेट नहीं कर रही, तो यहां पर सूडो फोर्स हम दूसरा लगाते हैं। तो वो जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, फिर रिजल्ट को वेरीफाई करता हूं। तो यहां पर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स किसके बराबर लगता है भाई, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सूडो फोर्स की। तो यहां पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो यहां पर सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है, न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए। जब भी आप नॉन इनर्शियल में हो तो सूडो फोर्स लगाओगे। तो दो चीजें होंगी यहां पर, एक तो हमारे पास
कितने मैग्नीट्यूड का ये फोर्स लग रहा है भाई, कितने मैग्नीट्यूड का ये फोर्स लगेगा, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा पहली बार। तो जो ये फोर्स लगता है ये लगता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ये जो फोर्स लगता है कितने मैग्नीट्यूड का लगता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो F इजिकल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास लो, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने मैग्नीट्यूड का ये सूडो फोर्स लगता है, जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का मास और जितने एक्सेलरेशन से आपका फ्रेम चल रहा है उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस एक्सेलरेशन से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उससे, ठीक है। तो वो आपका मैग्नीट्यूड दे देगा। दूसरा हमारे पास है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, सूडो फोर्स, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स लगता है। अब यहां पर सूडो फोर्स लगाते हैं भाई, देखो जरा, न्यूटन सेकंड लॉ, पहले न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो रहा था, अब देखते हैं जरा। मैं कौन से फ्रेम से देख रहा हूं, नॉन इनर्शियल, तो नॉन इनर्शियल से देख रहा हूं तो मेरे को कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कैसा फोर्स होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए हम लगाते हैं। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, हम सूडो फोर्स लगाएंगे। तो सूडो फोर्स किस मैग्नीट्यूड का, पहले किस डायरेक्शन में लगेगा, सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन क्या है, ये इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है, तो हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं। वो किसके बराबर लगता है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, मैग्नीट्यूड क्या है, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्जेक्ट का मास, किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, बस को, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया, 500, ठीक है, क्लियर है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स लगाओ, तो नेट फोर्स हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही आएगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर कितना फोर्स लगा, 1000 न्यूटन, माइनस इधर कितना लगा, एफपी, किसके बराबर होगा, मास, मास कितना है हमारे पास 500, इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 1000 माइनस 1000 इजिकल टू 5 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना आया, 0। यानी जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे को किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पर, कोई एक्सेलरेशन नहीं। जब मैं बाइक से देख रहा हूं तो मेरे को बस जो है किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पे, एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, 0। तो यानी अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए हम सूडो फोर्स लगाते हैं, जो कि इमेजिनरी फोर्स है, ताकि हम न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड कर सके। और जब हम रोटेटिंग फ्रेम में होते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए वहां पर हम 2 फोर्स लगाते हैं। जब भी हम रोटेटिंग फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर 2 फोर्स लगते हैं, एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल और एक लगता है कोरोलिसिस। ये वहां पर 2 फोर्स काम आते हैं जब हम रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों भी हमारे पास कैसे हैं, इमेजिनरी फोर्स हैं, बोथ आर इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, ताकि हम न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड कर सके। तो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास सूडो फोर्स है। अब एक आधा एग्जांपल करते हैं जब थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। तो ये लो भाई एग्जांपल के द्वारा चीजों को समझने की कोशिश करो। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लेंगे, लिफ्ट प्रॉब्लम, है ना। अब अलग अलग फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग फ्रेम से। आज अपन अप्लाई करना ही सीखेंगे बेसिकली, आज ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, टाइम अपने पास थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। अगली क्लास जो होगी उसमें अपन फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दोबारा से लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अपना बेसिक रहने वाला है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा ही चीजों को लेके क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लिफ्ट है, क्या है, ये है लिफ्ट, ये ले इस लिफ्ट के अंदर ये है वेइंग मशीन,
क्या है, वेइंग मशीन, वेट को मेजर करने वाली मशीन है हमारे पास, ठीक है ना। लिफ्ट है, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और एक आदमी यहां खड़ा है ग्राउंड पर, यहां पर। जब यह आदमी ग्राउंड पर खड़ा है तो इस आदमी का वेट मेजर कर रहा है भाई, इस आदमी का मास कितना है, m। तो वेइंग मशीन कितना मास शो करेगी, जब हम ग्राउंड से इस आदमी को देख रहे हैं, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, तो ग्राउंड कहां से देख रहे हैं हम, ग्राउंड से। तो वेइंग मशीन है वो कितना मास कितना मास दिखाएगी, है ना, कितना मास दिखाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फाइंड आउट या व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ऐसे लिख लो, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, ठीक है। when, ठीक है, सीधा ही लिख लो ना यार, सीधा ही लिख लो, चलो छोड़ो। वेइंग मशीन की रीडिंग क्या शो करेगी, यानी नॉर्मल फोर्स निकालना है अपने को, बेसिकली नॉर्मल फोर्स। मैं ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व ग्राउंड से कर रहा हूं, क्या ही सीधा सीधा लिखते हैं ना। कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ग्राउंड से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं और नॉर्मल फोर्स निकालना चाहता हूं। यानी जो वेइंग मशीन जो रीडिंग क्या शो करती है, हमेशा नॉर्मल फोर्स को शो करती है। बेसिकली जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल फोर्स को ही मेजर करती है। तो कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा जब मैं ग्राउंड से देखूंगा। अब ग्राउंड से देखूंगा तो सबसे पहले वही आपका सारी चीजें हैं भाई, आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई, आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना। मैं कहां से देख रहा हूं, ग्राउंड से देख रहा हूं। जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो मैंने ये आदमी लिया, इसका क्या बनाऊंगा, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला काम यही है, ग्राउंड से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, ग्राउंड से। तो इस पे मास कितना है, इसका मास मान लेते हैं mg, धरती माता ने लगाया। ये कहां खड़ा है, सरफेस पर, सरफेस पे खड़ा है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल n। भाई इसने इस पे फोर्स लगाया और ये जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है। क्योंकि जब मैं यहां खड़ा, मैं कहां खड़ा होकर देख रहा हूं, ऑब्जर्वर कहां है, ये है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा फ्रेम है, इनर्शियल है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे को नॉर्मल फोर्स बताना है कितना होगा। तो मेरे को बताओ भाई, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास, मास कितना ऑब्जेक्ट का, m, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, mg प्लस ma। तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास कितना आ गया, mg प्लस a। यानी ये रीडिंग हमें शो करेगा। जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो वेइंग मशीन के अंदर जो रीडिंग आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिफ्ट से वेइंग मशीन की रीडिंग देखना चाह रहा हूं। कहां से, लिफ्ट से, ठीक है। पहले मैंने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, अब मैं लिफ्ट से ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। ये है हमारे पास वेइंग मशीन और यहां पर है आदमी जो खड़ा है, ये रहा भाई, ठीक है। अब मैं जब लिफ्ट में आके बैठ गया, लिफ्ट में आके बैठ गया मैं छोटी सी चिड़िया बनके, छोटी सी चिड़िया बनके, बहुत छोटी सी, जिसका मास ना के बराबर, छोटी सी तितली बनकर आके मैं यहाँ बैठ गया। अब मैं ये रीडिंग देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये किधर जा रही है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं ये चिड़िया बनकर यहां बैठा हूं तो मैं कैसा हुआ, इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल। अरे भाई ऑब्जर्वर मैं हूं ना, मैं हूं, तो मैं कितने एक्सेलरेशन, भाई लिफ्ट कितने जा रही है, ए से, तो मैं भी कितने एक्सेलरेशन जा रहा हूं, ए से ऊपर जा रहा हूं। तो यानी मेरे अंदर क्या आ गई, एक्सेलरेशन। तो मेरे अंदर एक्सेलरेशन आ गई तो मैं कैसा बना, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। कैसा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। बहुत बढ़िया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गुरुजी बाप, ठीक है। अब फिर से एफबीडी बनाओ, एफबीडी के बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। तो ये लो भाई, ये लो, मास कितना था, m। तो धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, धरती माता ने फोर्स लगाया mg। ऊपर सरफेस ने कितना लगाया, नॉर्मल, ठीक है। दूसरा मेरे को बताओ, नॉर्मल। मैं कहां से, ये मेरे को रेस्ट पे दिखाई दे रहा है ना, किस पे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, रेस्ट पर है भाई। दूसरी बात, जब मैं देख रहा हूं तो कौन सा फ्रेम में हूं, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में हूं तो न्यूटन्स लॉ कब वैलिड होगा, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो मेरे को पहले क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा भाई,
इस नॉन इनर्शियल फ्रेम की डायरेक्शन क्या, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इधर, तो स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हमारे पास जो स्यूडो फोर्स लगेगा यहां पर वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एफपी यहां पर। और वो किसके बराबर होगा, मैं किसको देख रहा हूं, इस आदमी को, आदमी का मास कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं। दूसरा कितने एक्सेलरेशन से, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है उसी एक्सेलरेशन से, ये फ्रेम जो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए से, तो कितने से, ए से मल्टीप्लाई करो। तो ओवरऑल ये किस पे है, रेस्ट पर। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो ये तो रेस्ट पे दिख रहा है ना, कोई मूवमेंट नहीं है। लिफ्ट के अंदर मेरे लिए क्या हो गया, रेस्ट। तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे, तो क्या लिखूंगा, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस में एफ पी। तो एन किसके बराबर आ गया, एम जी प्लस एम ए। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी प्लस ए। क्या दोनों सेम आई, तो हम किसी भी फ्रेम से निकालो रिजल्ट सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे कौन से फ्रेम से निकाला, नॉन इनर्शियल से, तो भी वही रिजल्ट आया। जब हमने ग्राउंड से देखा तो भी वही रिजल्ट आया। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको दोनों आने चाहिए, ये दोनों हमारे काम के हैं। अगला लो भाई, अभी हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अब हम कह रहे हैं कि लिफ्ट हमारी नीचे आ रही है। लिफ्ट हमारी नीचे आ रही है, ये रही लिफ्ट, वेइंग मशीन है, ठीक है। ये रहा हमारे पास आदमी, ये लो भाई, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से हमारे पास कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। आगे बताओ, ए एक्सेलरेशन से क्या हो रही है हमारे पास, नीचे आ रही है। क्लियर है क्या, क्लियर है गुरुदेव, आगे समझाए। अब आगे जरा ध्यान से देखिएगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है। मैं देख कहां से रहा हूं, मैं ग्राउंड से देख रहा हूं पहले, तो नॉर्मल फोर्स आपको फिर से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एफबीडी, क्योंकि आप कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। तो आप कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल के नॉन इनर्शियल, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं मैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं मैं, कैसा हूं, इनर्शियल, ठीक है। तो मैं भाई ये लो भाई, ये लो इनर्शियल। कौन कौन से फोर्स, धरती माता फोर्स लगाएगी कितना, mg, ऊपर सरफेस कितना लगाएगी, नॉर्मल, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ए, नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्राउंड से देख रहा हूं, देख कहां से रहा हूं मैं, ग्राउंड से, यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, तो ए एक्सेलरेशन से। तो mg बड़ा है, तो mg माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आई, एम ए माइनस mg। तो n की वैल्यू कितनी आई, एम ए माइनस जी। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एम जी इजिकल टू, तो हमारे पास एन इजिकल टू एम जी माइनस एम ए, हाँ ये ठीक है, एन इजिकल टू एम कॉमन जी माइनस ए। इतने, ये नॉर्मल फोर्स, यानी ये जो वेइंग मशीन जो रीडिंग शो करेगी वो ये करेगी, ठीक है। अब हम सेम कहानी, लिफ्ट के अंदर बैठ गया मैं, अब मैं कहाँ बैठ गया, लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है, लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे, वेइंग मशीन है। ये रहा वो आदमी जिसके अंदर मास है हमारे पास, ठीक है। ये लो भाई, मैं लिफ्ट में बैठ गया, लिफ्ट में बैठ के कितने एक्सेलरेशन से, ए से नीचे आ रही है। तो ए से नीचे आ रही है, तो मैं कैसा बन गया, इनर्शियल के नॉन इनर्शियल, मैं नॉन इनर्शियल बना। कैसा बना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा बना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बना, ठीक है। कैसा फ्रेम है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। अब एफबीडी बनाओ फिर से भाई, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये हमारे पास है ही, ठीक है। ये लो भाई, ये लो, धरती माता कितना फोर्स लगा रही है, mg, ऊपर कितना लगा, n, ठीक है। जब मैं देख रहा हूं तो आदमी किस पे दिखाई देगा, रेस्ट पर। अब मैं नॉन इनर्शियल पे हूं तो कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के बारे में ना भूलें, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा मेरे को ये बताओ, पहले फोर्स की डायरेक्शन बताओ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लगा सूडो फोर्स। किसके बराबर, किसको देख रहा हूं, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं उसका मास, मास कितना है, m, और कितना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ये है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, a, ये आ गया। तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, क्योंकि रेस्ट पर है, तो हम क्या लिखेंगे, mg इजिकल टू एफ पी प्लस एन, ठीक है। तो हमारे पास आ गया mg इजिकल टू एम ए प्लस एन, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास m g माइनस ए, g माइनस ए। तो हमने ग्राउंड से भी मेजर किया और हमने लिफ्ट से भी मेजर किया। तो हमें पहले ये पहचान करनी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है,
ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। अगर कोई फ्रेम हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कोई रेस्ट पर है तो वो इनर्शियल कहलाएगा। अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कहलाएगा। अगर कोई फ्रेम हमारे पास किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। किसी भी एक्सेलरेशन हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, किसी भी एक्सेलरेशन, तो वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां पर बैठकर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ी ही सिंपल भाषा में इसके नोट्स बना लो, डेफिनेशन लिख लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? वो जगह जहां पर हम बैठ के चीजों को या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां पर बैठकर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक्सेलरेशन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ। अब मेरे को यहाँ पर मैं बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो पोजीशन चाहिए ना, पोजीशन डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 3 एक्सिस और तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उनकी सहायता से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ फिर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल कराता हूँ, एस.सी. वर्मा का है। ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये लिफ्ट है हमारे पास, ये हमारे पास ये लिफ्ट है। ठीक है, ये आदमी हमारे पास खड़ा है। ठीक है, चलो ये आदमी है हमारे पास, इस लिफ्ट के अंदर है। हमने मान लिया कि आदमी इस लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, ये कितने एक्सेलरेशन से? ये 12 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन मैन एंड लिफ्ट, बिटवीन मैन एंड लिफ्ट। ठीक है, मैन और लिफ्ट के बीच में आपको नॉर्मल फोर्स बताना है। मास कितना है? आदमी का जो मास है वो कितना है? वो है 100 किलोग्राम। ये क्या है? मास ऑफ द मैन, मास ऑफ द मैन। ठीक है, मास ऑफ द मैन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? पहला ऑप्शन N इज इक्वल टू हमारे पास ठीक है 200 न्यूटन। ऑप्शन बी N इज इक्वल टू -200 न्यूटन। ऑप्शन सी N इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अच्छा जी, जी की वैल्यू क्या लेनी है? 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ भाई, शाबाश, है ना। थोड़ी देर पॉज करो एक बार, है ना, और इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को रोक के इसका सॉल्यूशन करो खुद से। क्या आएगा खुद से करना है पहले, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना है भाई। ऐसा नहीं है कि सीधा सॉल्यूशन देखने बैठ जाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत कर देना, है ना। पहले आपको रोकना है, फिर आप पहले आपको सॉल्यूशन सॉरी खुद से करना है, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। तो हमें क्या बनाना है? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है भाई। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं आदमी का। ठीक है, ये लो भाई, ये आदमी है हमारे पास। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो धरती माता ने फोर्स लगाया, कितना लगाया? 100 जी, 100 जी लगाया, बहुत बढ़िया। दूसरा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो क्या लगा? नॉर्मल लगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से आ रहे हैं? मैं कहाँ से देख रहा हूँ? मैं कहाँ से देख रहा हूँ? मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ भाई। मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ग्राउंड। मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी देखूँ तो मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ। अक्सर मैं ग्राउंड से ही देखूंगा। ठीक है, कहाँ पर मेरे को सिस्टम पर बैठकर देखना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो कहाँ बैठ के आपको देखना है। ठीक है, तो मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ। तो कितने एक्सेलरेशन दिखाई दे रहे हैं मेरे को? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा? बताओ भाई, बताओ नॉर्मल। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg माइनस ऊपर कितना लग रहा है? n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? mg माइनस n किसके बराबर आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, ma। तो हमारे पास आ गया मास कितना है हमारे पास? बताओ भाई, 100 किलोग्राम। और g कितना है? 10। n मास कितना है हमारे पास अगर बात करें तो 100। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 12। कितना है एक्सेलरेशन? 12। यही है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मल कितना आ गया अगर मैं बात करूं? 1000 माइनस 1200। तो हमारे पास नॉर्मल कितना आ गया अगर मैं बात करूं तो 200 न्यूटन। कैसा आया? नेगेटिव का। कैसा आया? 200 न्यूटन। क्या 200 न्यूटन आएगा भाई? बताओ, शाबाश। नहीं, 200 न्यूटन नहीं आएगा, 200 न्यूटन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी कारण बताता हूं, ये गलत है। नेट फोर्स नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल फोर्स नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता।
नॉर्मल फोर्स कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नॉर्मल फोर्स हमारा नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल फोर्स या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ये वैल्यू पॉसिबल है नॉर्मल फोर्स के। तो नॉर्मल फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी नॉर्मल फोर्स 0 है। नॉर्मल फोर्स 0 है तो इसका मतलब है इसके सरफेस और इस आदमी के बीच में, जो लिफ्ट का सरफेस और आदमी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, ये फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएगा। एक्चुअल में ये कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, जब हम इसकी एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्चुअल में ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेगा। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितने से गिरेगा, ये फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएगा। लिफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है, लिफ्ट कितने से आ रही है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। आदमी कितने से गिरेगा, जी से। कितने से गिरेगा आदमी, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इतने से गिरेगा। और थोड़े अगले ही कुछ पल में दीवार से टकरा जाएगा, सिर टकरा जाएगा दीवार से, इसको छोड़ देगा। ये 12 से चल रहा है, ऐसे हो गया हमारे पास, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये 12 से ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर, है ना। तो लिफ्ट हमारे पास आ रही है, तो कैसे आ रहा है, ऐसे, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे टकरा जाएगा। ये देखो ये भिड़ गया, ऐसे ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन ये टकरा गया। समझे मेरी बात, ये टकरा जाएगा एक समय के बाद, ये छोड़ देगा सरफेस को, क्योंकि नॉर्मल फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बहुत तेजी से। मैक्सिमम आदमी कितने से गिर सकता है, फ्री फॉल यानी 10 मीटर पर सेकंड से। लिफ्ट कितने से जा रही है, 12 से, तो कुछ ही पल ये सर ऊपर जाके टकराएगा। नॉर्मल फोर्स 0 नहीं हो सकता। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ये क्लियरिटी देता है कि नॉर्मल फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कि नॉर्मल फोर्स जो है हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आज बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा है 40-50 मिनट के अंदर। अगली क्लास में इस पर करेंगे न्यूमेरिकल। जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, क्योंकि जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उन सब का आगे चल के यूज होगा। अगले 2 सेशन में हम केवल और केवल प्रॉब्लम करने वाले हैं, 2 से 3 सेशन लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे दबा के, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है क्या, शाबाश। तो आज के लिए हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे नई नई चीज़ों के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो बने रहिएगा। तो आज हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाना, सूडो फोर्स के बारे में बात करी, और एक आधी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व की, सूडो फोर्स लगाते कैसे वो भी हमने थोड़ा सा सीखा। अगली क्लास में हम यहीं से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और यहीं से हम चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, बेसिकली अगली क्लास में हम जो चर्चा का विषय रहेगा वो बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा। सूडो फोर्स के अंदर जो 2 बातें हैं जो आपको ध्यान देने की, एक तो भाई सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का ये लगता है, दूसरा सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। ये 2 बातों पर आपका फोकस होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहीं तक हम सेशन को रखते हैं, बाकी अगली क्लास में यहीं से हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को थोड़ा और समझेंगे, जानेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हमारा मेन फोकस रहेगा। क्या रहेगा, मेन फोकस किस पर रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगले सेशन में हम करने वाले हैं। आज का सेशन यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।